नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, ये कहावत इस वक्त उद्धव ठाकरे पर ठीक बैठती नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर उद्धव ठाकरे एक चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। अगर उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करती है तो बीजेपी उनके ऊपर हिंदुत्व विरोध का इल्ज़ाम लगा सकती है, और अगर वो इस बिल का समर्थन करती है, उनकी पार्टी अगर बिल का समर्थन करती है, तो ऐसे में उनके सामने जोखिम है मुसलमानों की नाराज़गी का। यही वजह है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस बिल को लेकर क्या रुख अख्तियार करने वाली है, और क्या संसद में उसके सांसद इस बिल के समर्थन में वोट डालेंगे या इसके विरोध में वोट डालेंगे या फिर वॉकआउट कर जाएंगे। दरअसल बात ऐसी है कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी बनाई कांग्रेस और एनसीपी को लेकर, तो एक बहुत बड़ा फैसला था, और इस फैसले ने कईयों को इसलिए भी अचंभित किया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दो ऐसी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया था जो कि सेकुलरवादी थी, खुद को सेकुलरवादी बताती थी, और जिनके ऊपर ये आरोप लगते थे कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की थी। 1980 के दशक की शुरुआत में ही शिवसेना ने इस इमेज को अपना लिया था, जब 1984 के भिवंडी में दंगे हुए थे। उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 1992-93 में जो मुंबई में दंगे हुए, तो शिवसेना की इमेज एक मुस्लिम विरोधी पार्टी की बन गई। लेकिन ये सारा कुछ बदलने लग गया साल 2003 में, जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली और वो पार्टी के कार्याध्यक्ष बन गए। तो जब भी सार्वजनिक बयान वो देते थे या सभाओं को संबोधित करते थे, तो अपने पिता बाल ठाकरे की तरह वो मुसलमानों के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल या उन्हें डराने धमकाने की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर इसके बाद जब 2019 में महाविकास आघाड़ी बनी, तो उसकी जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में 2 बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने उस प्रस्तावना पर दस्तखत कर दिए, यानी कि एक तरह से वो तैयार हो गए कि अपनी सरकार को सेकुलर मूल्यों के आधार पर चलाएंगे, और ये उन्होंने किया भी। 2.5 साल तक उनकी पार्टी सत्ता में रही, और उसी दौरान कोविड की महामारी आई। इस महामारी के दौरान जो भी रिलीफ वर्क चलता था, राहत का काम सरकार की तरफ से होता था, वो मुस्लिम इलाकों में भी बिना किसी भेदभाव के किया गया। और एक तरह से यही कारण रहा कि मुसलमानों का समर्थन उन्हें मिलने लगा, और जो शिवसेना की एंटी मुस्लिम छवि थी, वो छवि एक तरह से खत्म होती गई। इसके बाद बीते साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तब भी ये देखा गया कि मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार खड़े थे, उन्हें मुस्लिम आबादी ने भरपूर समर्थन दिया, उन्हें बड़े पैमाने पर वोट मिले। अब बीएमसी का चुनाव है, और बीएमसी के चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे ये जोखिम नहीं उठा सकते कि मुसलमानों के वोट जो है उनसे छिन जाएं, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के साथ आने की उन्होंने कीमत तो चुकाई, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें फ़ायदा भी ये हुआ कि मुसलमानों के वोट भी उन्हें मिलने लग गए। अब बीएमसी के चुनाव उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी मार झेलनी पड़ी। लोकसभा में हालांकि अच्छी खासी संख्या में उनके सांसद चुनकर आए, लेकिन अगर राज्य की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को सर्वाइव करना है, तो ऐसे में उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो मुंबई महानगर पालिका पर अपनी जीत हासिल कर पाए। तो यही वजह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर शिवसेना का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में बयान देकर जो है इस बिल के प्रावधानों की निंदा की और कहा कि वो जॉइंट कमेटी के सदस्य थे और क्लॉज बाय क्लॉज जो है बिल के प्रावधानों पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि सरकार उद्योगपतियों का फ़ायदा पहुंचाए। उन्होंने ये सवाल भी पूछा सरकार से कि क्या उन्हें मंजूर होगा कि अगर वो वक्फ बोर्ड में जो है गैर मुस्लिम सदस्यों को ला रहे हैं, तो जो मंदिरों के बोर्ड है, क्या उसमें गैर हिंदुओं को वो आने की इजाज़त देंगे। तो ये एक बड़ी बात है, और ऐसे में अब इंतज़ार करना होगा, जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये बिल जाता है, तो दोनों ही सदनों में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना क्या रुख अपनाती है, ये जानना दिलचस्प होगा। नमस्कार।